निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? अरबिया, आटाकामा, गोबी या फिर कालाहारी। आपको बताना है कि इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। देखिए, अरबिया, आटाकामा और कालाहारी ये तीनों जो हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं, लेकिन गोबी जो है शीत मरुस्थल का उदाहरण है। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको यहाँ बताना था कौन जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो आपका सही उत्तर होगा गोबी मरुस्थल जो है शीत मरुस्थल का यह उदाहरण है। और देखिए, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल उस मरुस्थल को कहते हैं जो कर्क और मकर रेखा के मध्य में हो, और गोबी जो है शीत मरुस्थल का उदाहरण है, और यह जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। इसके अलावा देखिए, गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में जो है मंगोलिया के अधिकांश भाग पर जो है फैला हुआ है। चलिए, पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50 या फिर अनुच्छेद 51। आप सभी को बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। तो देखिए, भारत का अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। दूसरे प्रश्न का जो है डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन में दिया है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। बी ऑप्शन में दिया है बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम। ऑप्शन सी में दिया है बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम। और डी में दिया है बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। देखिए, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान में कमी आती है, जिसको सामान्य ताप खास दर कहते हैं। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है। तो देखिए, यहाँ पर विलोमता या विलोमता का मतलब है उल्टा, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी ना आके तापमान में क्या हो जाए, वृद्धि। इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ये जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। आइए अगले सवाल पर चलेंगे। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया है गोविंद बल्लभ पंत सागर। बी ऑप्शन में दिया है जवाहर सागर। सी ऑप्शन में दिया है गांधी सागर। और डी ऑप्शन में दिया है गोविंद सागर। देखिए, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है रिहंद परियोजना, और यहीं पर है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। आपसे पूछ रहा था कि इन जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद बल्लभ पंत सागर। देखिए, प्रश्न को आप ध्यान से सुना करिए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है रिहंद परियोजना, और यहीं पर है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ये जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ का है? उत्तराखंड का, जम्मू एवं कश्मीर का, सिक्किम का या फिर हिमाचल प्रदेश का? चलिए, आपको बताना है कि सिपकिला दर्रा जो है कहाँ स्थित है।
क्या उत्तराखंड में, जम्मू एवं कश्मीर में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में? देखिए, सिपकिला दर्रे से ही भारत में जो है सतलज नदी प्रवेश करती है और सिपकिला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। डी जो है आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, प्रश्न को एक बार फिर से आप लोग सुनेंगे। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? ए ऑप्शन में दिया है विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, बी ऑप्शन में दिया है विश्व का राजनीतिक मानचित्र, सी में दिया है ग्लोब और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं तो हमारा उत्तर नहीं होगा। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ग्लोब। ग्लोब वह शिक्षण सहायक सामग्री है जो महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ चिन्हों के माध्यम से, बी में दिया है रेखा चित्रों के माध्यम से, सी में दिया है वर्णमाला के अक्षरों द्वारा। देखिए, वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग हम हिंदी में किया जाता है तो यह तो हमारा उत्तर नहीं होगा। थीमेटिक मानचित्रों से, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ चिन्हों के माध्यम से। ए जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है नदी द्वारा, हिमनद द्वारा, पवन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, यू आकार की घाटी हमेशा याद रखिएगा हिमनद से बनती है और भी आकार की घाटी जो है हमेशा नदियों के माध्यम से बनती है। यहाँ यू आकार की घाटी का निर्माण पूछ रहा है किससे होता है, तो इसका सही उत्तर होगा हिमनद द्वारा। और अगर आपसे भी आकार की घाटी का पूछता तो उत्तर हो जाता नदियों के माध्यम से। फिलहाल यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिमनद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारत में उच्चतम न्यायालय में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किसके मामले में दिया गया? सज्जन सिंह के मामले में, शंकरी प्रसाद के मामले में, गोलकनाथ के मामले में या फिर केशवानंद भारती के मामले में? तो देखिए, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया गया केशवानंद भारती के मामले में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 के क्रम में आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, बी में दिया है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, सी में दिया है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत और डी में दिया है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। देखिए, अनुच्छेद 108 नहीं होगा। अनुच्छेद 108 में तो संयुक्त बैठक है। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। 10वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे।
भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। बी ऑप्शन में दिया है राज्यसभा के सभी सदस्य। सी ऑप्शन में दिया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। और डी में दिया है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न नंबर 11 के लिए आप सभी उत्तर करिए। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य होते हैं? तो दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत सदस्य, दोनों सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ए इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर। चलिए, प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पर आगे बढ़ेंगे। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? ऑप्शन में नेपाल दिया है, भूटान दिया है, बांग्लादेश और जापान। देखिए, इसे बोला जाता है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी दक्षेस। और इसके जो सदस्य हैं उसमें देखिए अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत भी है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो कौन जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो जापान जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछ रहा था कि इनमें से जो है कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है। बाकी कौन से दक्षेस के सदस्य हैं अभी हमने बताया, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है, लेकिन जापान नहीं है। इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलेंगे। केसर प्राप्त किया जाता है पत्ती से, कलिका से, पुष्पवर्तिका से या फिर बाह्य दलपुंज से। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए उत्तर करिए आप सभी। केसर प्राप्त किया जाता है क्या पत्ती से, कलिका से, पुष्पवर्तिका से या फिर बाह्य दलपुंज से? देखिए, जम्मू कश्मीर में केसर होता है और यह जो है पुष्पवर्तिका से प्राप्त किया जाता है। 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? 26, 22, 24 या फिर 28? चलिए, आसान प्रश्न है आपके लिए। मानव शरीर में पसलियों की संख्या जो है 24 होती है। सी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। और हड्डियों की संख्या जो है 206 होती है। आइए आगे चलेंगे। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? डिप्थीरिया से, तपेदिक से, मियादी बुखार से या फिर काली खांसी से? चलिए उत्तर करिए आप सभी। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो आपका उत्तर होगा मियादी बुखार से। सी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के क्रम में आगे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 जून को, 21 जून को, 25 जून को या फिर 28 जून को? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 21 जून को ही सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर पड़ती हैं। चलिए 17 क्वेश्चन पर चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है?
सूती वस्त्र में, ऊनी वस्त्र में, रेशमी वस्त्र में या फिर नायलॉन वस्त्र में। आपको बताना है कि किन वस्त्रों में गोंद के कलप का उपयोग होता है। तो देखिए, गोंद के कलप का उपयोग होता है रेशमी वस्त्र में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 25 अगस्त को, 30 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को। चलिए, खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की स्मृति में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? सोयाबीन से, धान से, मक्का से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो यह संबंधित है मक्का से। चलिए, सी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। आइए आज के अंतिम क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए में दिया है 12, बी ऑप्शन में दिया है 9, सी ऑप्शन में दिया है 15 और डी में दिया है 20। देखिए, प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए, यहाँ आपसे अगर पूछता कि भारत को कुल कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है तो आपका उत्तर 9 हो जाता। लेकिन यहाँ जलवायु प्रदेश नहीं पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है भारत को। सी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। कृषि जलवायु प्रदेश भारत में कितने हैं? तो 15। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का यह अंतिम क्वेश्चन था। सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्लास को ज़रूर शेयर किया करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।